हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर जियोलॉजी का थर्ड सेमेस्टर है, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो फाइनली हमने इस सेमेस्टर को स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि किसी भी सेमेस्टर को अगर हम फिनिश करना चाहते हैं तो उसका स्टार्टअप बहुत ज़रूरी है। तो वो हमने स्टार्टअप आज मिल गया है हमें। अब हम धीरे धीरे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे इस सेमेस्टर से उसको हम कवर करते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो डाइजेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन है। तो डाइजेशन के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे जो जितने भी बेसिक पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि फूड्स क्या होते हैं, फूड्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स। तो इनके बारे में एक बेसिक जो आइडिया होता है वो आपके ज़रूरी है, ठीक है। बेसिक नॉलेज जो होती है, हालांकि आपने केमिस्ट्री में इसको पढ़ा होगा ऑलरेडी और मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप वहाँ पर जाएँ। यहाँ पर हम फूड के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे इस चीज़ों को, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, लिपिड्स के बारे में, फैट्स के बारे में, मिनरल सॉल्ट्स के बारे में, विटामिन्स के बारे में, प्रोटीन के बारे में। तो ये जो टॉपिक्स एकदम इसको फूड के रेस्पेक्ट में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन। अभी हमें डाइजेशन को समझने के लिए उससे रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो भी नोट्स या पीडीएफ मैं अपलोड करता हूँ वो आप तक पहुँच जाएगा। तो सिंपली टेलीग्राम पर अगर आप जाएंगे, ठीक है, टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, सर्च करेंगे बायो बुक टैग। बायो बुक टैग सर्च करने के बाद हमारा जो बायो बुक टैग के नाम से जो ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम को आपके सामने आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे एक ज्वाइन का ऑप्शन भी मिलेगा। आप उस ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और जितने भी नोट्स या पीडीएफ है मैंने अपलोड किए हुए हैं उसको भी आप रिसीव कर सकते हैं, और जो भी मैं नोट्स अपलोड करता हूँ वो भी आप तक रिसीव हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए यूनिट फर्स्ट डाइजेशन पार्ट 1। और पार्ट 1 के अंदर हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन चैप्टर से कुछ बेसिक पॉइंट, जैसे कि फूड क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। उसमें हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, वाइटामिन्स के बारे में। अगर आप अपनी बुक्स उठाकर देखें तो उसमें सबसे पहले आपको यही टॉपिक्स मिलेंगे, फूड, न्यूट्रिशन, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यही सब आपको पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, बीएससी सेकेंड ईयर का जो थर्ड बुक है। तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, यानी किसी चीज़ को अगर आप चाहते हैं कि वो समाप्त हो जाए तो उसको स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ से स्टार्टअप किया है और कुछ बेसिक पॉइंट से। और अगर आप अपना सोल्ड या अनसोल्ड पेपर उठाकर देखेंगे तो डाइजेशन चैप्टर से एक 7.5 नंबर या 10 नंबर में एक लॉन्ग क्वेश्चन डेफिनेटली आपको हर साल दिखाई देगा डाइजेशन चैप्टर से, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट वे में, अलग अलग टॉपिक में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, साथ में नोट्स भी बनाना है, क्योंकि अगर आप डाइजेशन चैप्टर को कंप्लीट करते हैं तो आपका एक 7.5 नंबर या 10 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स हो जाता है। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करना चाहूँगा। हेडिंग डाल लीजिए यूनिट फॉर डाइजेशन। और दोस्तों हमें अच्छी तरह से पता है कि हमारा जो शरीर होता है, ह्यूमन बॉडी होता है, या फिर किसी भी एनिमल की जो बॉडी होती है या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, वायरस को छोड़ दिया जाए, वायरस या वायरोइड जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको छोड़ दिया जाए, जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच एक लिंक सिर्फ है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच एक कड़ी बन चुके हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी एनिमल्स या प्लांट सेल्स या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका शरीर जो है वो सेल से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे सेल से मिलकर, ठीक है। हम आते हैं अपनी ह्यूमन बॉडी के ऊपर, या एनिमल्स की बॉडी जो होती है वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बना हुआ होता है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि कोशिका, अगर आपने सेल थ्योरी पढ़ी है, कोशिका का सिद्धांत पढ़ा है, तो सेल हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल, क्योंकि वो हमारे बॉडी की पूरी स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी है, क्योंकि शरीर की सभी जो जैविक क्रियाएं होती हैं, विटल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो कोशिका के अंदर यानी सेल के अंदर होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कोशिका है वो अपने आप को जीवित रखने के लिए, या संपूर्ण शरीर, पूरी कंप्लीट बॉडी को लिविंग जीवित रखने के लिए, उसके अंदर दोस्तों बायोमोलिक्यूल्स टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, और इसे कहा जाता है सेल मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब ये जो सेल मेटाबॉलिज्म के लिए जो बायोमोलिक्यूल्स है ये आते कहाँ से हैं? ये आते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज से, यानी हम एक्सटर्नल सोर्सेज में उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। वो जो रॉ मटेरियल है जहाँ से बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी को मिलता है, वो कहाँ से हम लेते हैं? एक्सटर्नल सोर्सेज है, न्यूट्रिशन। अब ये जो न्यूट्रिशन है वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह का न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेगा। कुछ एनिमल्स होते हैं जो हर्बीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस का मतलब कि शाकाहारी होते हैं, सिर्फ जैसे कि प्लांट छोटे छोटे घास खाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, तो वो हर्बीवोरस होते हैं। कुछ होते हैं जो
होते हैं मांसभक्षी होते हैं, ठीक है। मैं हर्बीवोरस तो शाकाहारी हो जाएंगे। कुछ होते हैं कार्निवोरस यानी मांसभक्षी, जैसे शेर है, शेर को अगर आप घास खिलाएंगे तो वो नहीं खाएगा, वो मांस ही खाएगा। तो यहाँ पर शेर का जो न्यूट्रिएंट्स है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों, हमने देखा कि यहाँ पर कुछ एनिमल्स हर्बीवोरस होते हैं, जो कुछ कार्निवोरस होते हैं, कुछ ओमनीवोरस होते हैं, यानी कि मांसभक्षी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं। यानी कि वो जो शाकाहारी जीव जो खाते हैं, घास भी खाएंगे और साथ में मांस भी खाएंगे। उसके बाद कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो होलोजोइक न्यूट्रिशन गेन करते हैं। होलोजोइक यानी कि वो इंसेक्टिवोरस होते हैं, यानी इंसेक्ट जो कीट पतंगे छोटे छोटे होते हैं, इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट को भी खाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ब्लड को शक करते हैं, यानी कि संगिवोरस, ठीक है। यानी कि कई सारे एनिमल्स जो होते हैं वो सिर्फ ब्लड को फीड करते हैं, एनिमल्स की बॉडी पर चढ़ जाएंगे और उनको उनके जो ब्लड होता है उनकी संपूर्ण शरीर में उसी को फीड करते रहेंगे और उसी से जीवित, मतलब पूरी तरीके से उसी पर डिपेंड रहते हैं। कुछ सेप्रोबायोटिक होते हैं, यानी सड़े गले पदार्थों को खाते हैं। कुछ दोस्तों पैरासाइटिक होते हैं, यानी होस्ट की तरह, किसी बॉडी पर होस्ट की तरह वहाँ रहते हैं। तो मतलब अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग न्यूट्रिशन है, ठीक है, और वहाँ से वो उस बायोमोलिक्यूल्स को गेन करते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये जो फूड होता है ये होता क्या है, क्योंकि डेफिनेशन में आपसे वहाँ पर लिखा जाएगा हम जो भी एनिमल्स होता है फूड को खाता है वो फूड है क्या। तो उसकी सही डेफिनेशन क्या होगी? सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस या पदार्थ कंसिस्टिंग इसेंशियली, जिसके अंदर इसेंशियली यानी आवश्यक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स इसमें प्रेजेंट हो, यूज्ड इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ को बनाए रखने के लिए, यानी कि वृद्धि को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए, या फिर विटल प्रोसेस जो जैविक क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर उनको सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए, ये सब इनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूट्रिएंट, यानी जितने भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स या वाटर, मिनरल सोर्स, ये सब, ठीक है। एंड फर्निश एनर्जी, और एनर्जी के लिए, क्योंकि दोस्तों कोई भी आप काम करने जाएंगे तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पर, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह की फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होती है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम खाली सिर्फ बेड पर बैठे रहें और कुछ काम ना करें तो हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। उस समय भी आपकी बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजी हो रही है, आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी आप, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि एक्सक्रीशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन, या फिर हम कहें कि रिप्रोडक्शन, इनके लिए दोस्तों एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी बर्न होती है। तो एनर्जी की, अब ये एनर्जी आती कहाँ से है? इन बायोमोलिक्यूल से आती हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जैसे कोई एथलीट है, कोई खिलाड़ी है, दौड़ने वाला है, रनिंग करने वाला, तो उसको अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स देंगे तो वो तुरंत एनर्जी, यानी कि फास्ट एनर्जी का जो सोर्सेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक तरीके से जो तुरंत एनर्जी प्रदान करने वाले ऐसे फूड्स होते हैं। तो सब्सटेंस कंसिस्टिंग इसेंशियली ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट यूज्ड इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन ग्रोथ, जो हमारी बॉडी होती है वो ग्रोथ को बनाए रखने के लिए, विटल प्रोसेस यानी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए, एंड टू फर्निश एनर्जी, और तुरंत एनर्जी प्राप्त करने के लिए भी, द एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। अब ये जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है या यूटिलाइजेशन होता है बाय द बॉडी ऑफ फंडामेंटल इज न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन से प्राप्त करती है। और ये न्यूट्रिशन जो है वो डाइजेशन के थ्रू जो है, पहले यहाँ पर फूड अगर आप खाएंगे, यानी कि डायरेक्टली न्यूट्रिशन से तो कुछ नहीं होने वाला, उसको डाइजेस्ट, जो आपने खाया उसको डाइजेस्ट भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर डाइजेशन की फैसिलिटी की हेल्प से हम जो है उस बायोमोलिक्यूल्स को अपने टारगेट सेल तक पहुँचा पाते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर सेकेंड आता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? नीडेड टू एनिमल एंड ह्यूमन, यानी कि दोस्तों जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये हमारे शरीर का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वाटर, मिनरल सोल्ट्स एंड विटामिन, ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब आप यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड के कंपोनेंट्स, जिसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली 3 भागों में बांटते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 4 भागों में बांट दिया है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है फ्यूल सब्सटेंस और एनर्जी प्रोड्यूसर्स, यानी कि खाने के अंदर जो आहार होता है, हमारा जो फूड होता है, उसके अंदर कौन से ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जो तुरंत एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं। तो उनके अंदर आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ठीक है। अगर आप सपोज आप किसी डेजर्ट में चले जाएं, आपके पास खाना नहीं है, तो सबसे पहले आपकी बॉडी से कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू जो है एनर्जी मिलती है। उसके बाद जब कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में खत्म हो जाएगा, फिर आता है फैट्स, आपका फैट खत्म होना स्टार्ट होगा। अगर फैट खत्म हो गया तब जाकर के प्रोटीन का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों फ्यूल सब्सटेंस और एनर्जी प्रोड्यूसर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फिर फैट्स, इनके ऑक्सीडेशन से एनर्जी मिलती है और हमारी जो भी बॉडी की विटल एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए भी
या शारीरिक क्रियाओं के लिए भी ये सब जो है इसके लिए ज़रूरी होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ठीक है। और रोज़ाना लगभग 65% कार्बोहाइड्रेट्स एक इंसान को खाना चाहिए अपने खाने के अंदर। उसकी जो फूड होता है उसमें कम से कम 65% कार्बोहाइड्रेट्स होता है, एक नॉर्मल पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आता है बिल्डिंग सब्सटेंस और बॉडी बिल्डर्स। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि विदाउट प्रोटीन के कि कोई भी बॉडी ग्रोथ नहीं कर सकती। प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए और रिपेयर के लिए। यानी कि दोस्तों अगर कोई हमारी सेल्स या कहीं से चोट लग जाती है, हमें हमारा जो शरीर का कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उससे रिपेयरिंग के लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। रिप्रोडक्शन में भी प्रोटीन का रोल होता है। तो प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, ठीक है। यानी ये बिल्ड करने में, बॉडी को ग्रोथ करने में, बिल्ड करने में इसी का रोल होता है। उसके बाद आता है मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स। मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स के अंदर आते हैं विटामिन्स और मिनरल सॉल्ट्स। मिनरल सॉल्ट्स हम सोचते हैं कि क्या हमारी बॉडी के अंदर ये सोडियम, कैल्शियम, इनके आयन से हमें बॉडी में आखिर करते क्या है। दोस्तों अगर आप पढ़ेंगे, एक चैप्टर आता है CSIR नेट लाइफ साइंस के अंदर, सेल सिग्नलिंग। जब मैंने उस चैप्टर को पढ़ा था तब पता चला था कि हाँ यहाँ पर देखिए कैल्शियम जहाँ पर है, ये GPCR जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के अंदर ये एक तरीके से जो कैल्शियम होता है सेकेंडरी मैसेंजर की तरह वर्क कर रहा है। यानी कि दोस्तों जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। ये जो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के, हमारी जो सेल की सिग्नलिंग है उसको सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए यहाँ पर जो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं इनकी भी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। विटल एक्टिविटीज़ को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, विटल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना और उसको रेगुलेट करना, ये दोनों काम करते हैं क्या, कौन, मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स। इसमें आते हैं विटामिन्स और मिनरल सॉल्ट्स। उसके बाद आता है हेरिडिटी सब्सटेंस। हेरिडिटी सब्सटेंस में आता है न्यूक्लिक एसिड। हालांकि ये फूड का कंपोनेंट तो नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल होता है, या जैसे कि DNA और RNA। इसके बारे में हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है, अगर आपने कवर नहीं किया है तो कवर कर लीजिए। तो DNA और RNA हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ये क्या करते हैं, हमें ये भी पता है कि ये जेनेटिक कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों, यानी कि बेसिकली अगर कहें तो हम फूड के जो कंपोनेंट होते हैं वो 3 होते हैं। एक तो वो होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एक होते हैं जो हमारी ग्रोथ को बिल्ड, हम मसल बिल्ड करते हैं यानी ग्रोथ शरीर को प्रोवाइड करते हैं, एक होते हैं जो हमारी बॉडी को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए, उनके अंदर होते हैं विटामिन्स और मिनरल सॉल्ट्स। अब आता है दोस्तों, इनमें जो वाटर और मिनरल सॉल्ट्स जो होते हैं वो क्या है, वो इनऑर्गेनिक मैटर होता है, वो क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। बाकी सभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब जो है, या फिर हम विटामिन्स को भी ले लें तो ये सब क्या है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। इसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स की। तो इसे क्या कहेंगे हम, बल्क न्यूट्रिएंट्स, यानी जिसकी हमें बॉडी को ज़्यादा ज़रूरी में, यानी कि ज़्यादा मात्रा में अगर हमें ज़रूरी हो बॉडी के अंदर, उसके कहा जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या बल्क न्यूट्रिएंट्स। लेकिन अगर आप देखें मिनरल्स की, इसको मिनरल्स ऐसा नहीं है कि आप नमक को मुट्ठी भर भर के खा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कभी होता भी नहीं। तो ये इनकी ज़रूरत होती है बहुत ही कम मात्रा में। आप जानते हैं नमक आप बहुत ही कम मात्रा में खाना पसंद करते हैं, और नमक ना भी हो तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, अरे कैसा फीका लग रहा है। तो मतलब नमक होना भी ज़रूरी है और ज़्यादा मात्रा में भी नहीं होना चाहिए। तो ये कहलाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जिनकी शरीर को बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरी तो हो लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो दोस्तों ये था, अभी यहाँ पर हमने फूड के बारे में डिस्कस किया, न्यूट्रिएंट्स के बारे में और कंपोनेंट ऑफ फूड। अब हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा हमें नॉलेज लेना है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स के बारे में, या लिपिड्स के बारे में, या विटामिन्स के बारे में। सबसे पहले आप इसको फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए फूड का फर्स्ट कंपोनेंट जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स। तो अभी हम यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे वो सब फूड के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे। हालांकि इससे पहले मैं कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर एक डिटेल लेक्चर दे चुका हूँ जिसमें हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो सभी तरह के क्लासिफिकेशन, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इनका केमिकल नेचर, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट्स का अगर आपको एक डिटेल लेक्चर चाहिए तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक बेसिक नॉलेज के लिए, और साथ में हमें पता है कि ये फूड का कंपोनेंट होता है, तो हम फूड के रेस्पेक्ट में पढ़ने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए। हमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो प्राइमरी एनर्जी प्रोड्यूसर होता है, यानी कि सबसे पहले आपकी बॉडी से
अगर एनर्जी की ज़रूरत होगी तो वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट लूज़ होगा, फिर फैट और फिर प्रोटीन। और अगर सपोज़ जैसे आप लोग गर्मियों में आते हैं, गर्मियों में पसीना निकलता है, तो आपको अगर आपको थक चुके हैं तो आप क्या करेंगे, आप ग्लूकोज पीते हैं, तो ग्लूकोज से आपको तुरंत एनर्जी मिल जाती है। तो फास्ट एनर्जी का जो सोर्सेज है वो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो आपको तुरंत एनर्जी देता है। एथलीट इसीलिए यूज़ करते हैं ग्लूकोज। उसके बाद आप देखें CHO, ये जो आप देख रहे हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो मेन एलिमेंट्स होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। और इनका मेन जो रेशियो होता है वो होता है कार्बन की संख्या अगर 1 है तो हाइड्रोजन की संख्या 2 होगी और ऑक्सीजन की संख्या 1, यानी 1:1 का रेशियो आपको दिखाई देगा। इन्हें हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी बोलते हैं। और वो क्यों बोलते हैं वो मैंने ऑलरेडी उस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। केमिकल फॉर्मूला यहाँ पर इनका ये है, कई बार MCQs में आता है। और उसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। फूड के अंदर एक बार उस यहाँ पर नॉर्मल आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप नॉर्मल एक साधारण व्यक्ति, नॉर्मल जो पर्सन है वो खाना खा रहा है तो उसमें लगभग 65% उसके खाना में यानी फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होना चाहिए। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या क्या है आइए देखते हैं, यानी कि कौन सा वो फूड है जिसके हेल्प से हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो शुगर और स्टार्च, ये जो देख रहे हैं शुगर और स्टार्च, ये कहाँ पर मिलेगा आपको, शुगर केन में यानी गन्ने में या चुकंदर में, बीट के अंदर, ठीक है, स्वीट पोटैटो यानी जो शकरकंद होता है उसके अंदर, या जितने भी मीठे फल होते हैं, ठीक है, मीठे फल होते हैं जैसे कि सेब, केला, ये सब जो है जो मीठे फल है उसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, शुगर प्रेजेंट होता है। उसके बाद ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आफ्टर डाइजेशन, आपको जो आप चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं या चना खाते हैं, आलू खाते हैं, ये जितनी तरह की आप ग्रेन्स या दालें वगैरह सब खाते हैं, इन सभी के अंदर जितने भी ग्रेन्स हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। जितना भी आप मीठे फल खाते हो या जब मीठी चीज़ होती है वो सब क्या है, शुगर, उसके अंदर शुगर प्रेजेंट होता है जो कि एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं, वो चाहे कितना भी मोनोसैकेराइड हो, डाइसैकेराइड हो, ट्राइसैकेराइड हो या पॉलीसैकेराइड्स हो, वो बाद में लास्ट में जो टूटेगा वो ग्लूकोज के अंदर ही जाकर टूटेगा। यानी कि सभी के सभी जो कार्बोहाइड्रेट्स है आफ्टर डाइजेशन के बाद वो किस मोनोमर यूनिट में टूटते हैं, वो ग्लूकोज में टूटते हैं, ठीक है। यानी कि लास्ट यूनिट में ब्रेक होंगे वो ग्लूकोज ही है। कार्बोहाइड्रेट्स का जो सबसे छोटी यूनिट, जैसे हमारी बॉडी की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो सेल होती है, उसी तरीके से ये जो कार्बोहाइड्रेट है इनकी सबसे छोटी यूनिट क्या है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलता है, एनर्जी। अगर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। दोस्तों अब हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो बिल्कुल सिंपल क्लासिफिकेशन है। इन्हें कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उन्हें 3 क्लासेस में हम डिवाइड कर सकते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। अब ये जो मोनोसैकेराइड्स होती हैं ये सबसे सिंपल यूनिट, मैंने आपको कहा इसके अंदर आते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपल यूनिट है मोनोसैकेराइड्स, जिसके अंदर ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, मैनोज आता है, गैलेक्टोज आता है। और ये कहाँ पर मिलते हैं, जितने भी मीठे फल होंगे, फ्रूट्स होंगे, उसके अंदर मिलता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या डिफरेंशिएशन है, कई बार आता है। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा, C6H12O6, दोनों का सेम फॉर्मूला। लेकिन जो ग्रुप है उसके अंदर जो ऑर्गेनिक ग्रुप जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है, तो उनकी वजह से इसमें डिफरेंशिएशन आता है। उसके बाद डाइसैकेराइड्स की बात करें तो 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट है, ठीक है। डाइसैकेराइड्स जो होती है वो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना होता है। अभी हम उसको प्रूफ भी करके आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे बनता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो डाइसैकेराइड्स होते हैं वो 2 मोनोसैकेराइड्स के यूनिट आपस में मिल करके डाइसैकेराइड्स बनाती हैं। और इसका एग्जांपल जैसे सुक्रोस, लैक्टोस, माल्टोस। और ये कहाँ पर मिलेगा, आपको दूध में मिलेगा। लैक्टोस जो होता है वो दूध में मिलता है। या बीट यानी चुकंदर, यहाँ पर आप टी लिख देंगे, एन लिखा हुआ है, तो बीट यानी चुकंदर के अंदर आपको मिलेगा। शुगर केन यानी गन्ने में आपको मिलेगा, ठीक है। तो सुक्रोस, लैक्टोज एंड माल्टोस, ये सब एग्जाम्पल है डाइसैकेराइड्स के। उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स का एग्जाम्पल है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स की यूनिट आपस में जुड़ करके बनाती हैं पॉलीसैकेराइड्स। इसमें स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन जो कि रिजर्व फूड मटेरियल होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर भी। तो स्टार्च, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन ये इसका एग्जाम्पल है पॉलीसैकेराइड्स का। और ये कहाँ पर मिलता है, चावल में, राइस, व्हीट, पोटैटो एट्सेट्रा। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी के अंदर, तो एक तो ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी एनर्जी का जो प्राइमरी सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा, ये एनर्जी इसकी हेल्प से हम स्टोर भी कर सकते हैं, जैसे ग्लाइकोजन के रूप में भोजन हमारे बॉडी के अंदर संचित रहता है। जब भी आपको
जब भी आपको कुछ काम यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो ये जो ग्लाइकोजन है ये दोबारा से ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो स्टोर ग्लाइकोजन होता है हमारी बॉडी के अंदर वो फिर दोबारा से ग्लूकोज में वहाँ पर ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने से हमें एनर्जी मिल जाएगी। उसके बाद देखिए 1 ग्राम मॉलिक्यूल में यदि कार्बोहाइड्रेट का अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल है तो उससे हमें 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ये भी आप पॉइंट नोट करके रखेंगे। और ग्लाइकोजन मैंने कहा आपको रिजर्व फूड मटेरियल की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है और ज़्यादा अगर स्टोर होता है तो उससे हमारी बॉडी फैट हो जाती है, यानी मोटापा बढ़ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से, ठीक है। यानी कि अगर कोई पतला व्यक्ति है तो वो उसे बहुत जल्दी भूख लगती है, यानी कोई अगर पतला होगा तो और वो बोल भी नहीं पाएगा, अगर ज़्यादा भूख लगेगी तो वो उसकी आवाज़ अगर वो बोलेगा भी तो ऐसा लगेगा जैसे वो गिड़गिड़ा रहा है। और जो मोटा व्यक्ति होता है उसको भी भूख लगती है, लेकिन अगर दोनों में अगर सर्वाइवल टेक्निक से देखा जाए कि यानी अगर एक मोटा व्यक्ति है और एक तरफ पतला व्यक्ति है और दोनों को अगर खाना ना दिया जाए तो पहले पतला व्यक्ति मर जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी से जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, उसका ग्लाइकोजन बहुत जल्दी इस्तेमाल हो जाएगा, फिर वो फैट का, फिर लास्ट में प्रोटीन का, तो वो मर जाएगा। लेकिन जो मोटा व्यक्ति होगा वो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा देर तक जीवित रहेगा क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर ज़्यादातर ग्लाइकोजन जो है वो संचित है फूड मटेरियल के फॉर्म में। आइए मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स। दोस्तों मोनोसैकेराइड्स के अंदर मैंने आपको क्या कहा, ग्लूकोज आता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का जो सबसे छोटी स्मॉल यूनिट वो ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। मैंने यहाँ पर क्या कहा कि डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, जो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स की आपस में जुड़ करके डाइसैकेराइड्स बनाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये चीनी का फॉर्मूला है, शुगर का, C12H22O11, C12H22O11। ये फॉर्मूला किसका है, ये डाइसैकेराइड्स का है। वैसे तो ये शुगर का है, शुगर जो चीनी है उसका फॉर्मूला है, लेकिन ये क्या है, डाइसैकेराइड्स है। कैसे बना है डाइसैकेराइड्स, देखिए ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, आपस में रिएक्ट करके वाटर का एक मॉलिक्यूल निकलता है और डायरेक्टली बन जाता है डाइसैकेराइड्स। देखिए मैंने आपको कहा यहाँ पर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट, ये मोनोसैकेराइड्स है, ये भी मोनोसैकेराइड्स, ये दोनों मोनोसैकेराइड्स वाटर का एक मॉलिक्यूल निकालकर आपस में जुड़ करके डाइसैकेराइड्स बनाते हैं। वाटर का देखिए इसको बैलेंस कैसे करेंगे, जैसे ये कार्बन की संख्या कितनी है, 6, तो यहाँ पर देखो H2O में कार्बन नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि जो कार्बन की संख्या वो सेम रहेगी, 6 दूनी 12 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन कितने हैं, 12 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन निकले, 2 हाइड्रोजन, तो 12 दूनी 24, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर निकल गए तो H22 हाइड्रोजन बचे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर निकल गया तो 11 बचे। इस तरह से अब यहाँ पर मैंने कहा क्या कहा, यहाँ पर अगर 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ती हैं तो उससे ट्राइस या पॉलीसैकेराइड्स बनता है। तो ये है क्या, ट्राइसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स आप इसको कह सकते हैं। देखिए ये डाइसैकेराइड्स ऑलरेडी है, इसमें हमने एक मोनोसैकेराइड्स ले लिया, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जोड़ दिया, वाटर का एक मॉलिक्यूल निकाल दिया। कार्बन की संख्या कितनी है, 12 और 6 18 कार्बन की संख्या सेम, हाइड्रोजन की संख्या 22 और 12 कितने हो जाएंगे, 34 में से -2 कर देंगे क्योंकि यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया है तो 32 आ जाएंगे। ऑक्सीजन 11 और 6 17, एक यहाँ पर निकल गया तो 16 बचे। इस तरह से ये बन गया ट्राइसैकेराइड्स। तो बहुत ही सिंपल है इसको समझना, आप इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपको नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल सिंपल से है। अगर आपको जोड़ना और घटाना भी आता है तो भी आप इस फॉर्मूले को आसानी से समझ जाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स में आपको सिर्फ इतना ही समझना है। MCQs में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो लगभग इन्हीं में से आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में आपको उसके फॉर्मूले वगैरह पढ़ना पड़ेगा, एल्डिहाइड ग्रुप्स के रिएक्शन या फिर कीटोन ग्रुप से रिएक्शन, फ्रक्टोज और ग्लूकोज को बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ना पड़ता है। तो ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों इसको आप फटाफट नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स फूड का मेन कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करने के बाद अब आप नोट कीजिए फैट्स। दोस्तों फैट्स भी हमारे फूड का एक मेन कंपोनेंट होता है और हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होता है। तो फैट्स क्या होते हैं, फैट्स आर ऑल्सो कॉल्ड फैटी एसिड्स और लिपिड्स, इसे हम फैटी एसिड्स और लिपिड्स भी बोलते हैं। ये हमारी स्किन्स के नीचे एडिपोज टिश्यूज़ के साथ मिलकर हमारी स्किन्स को एकदम सॉफ्ट बनाए रखती हैं। इनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह जो मेजर एलिमेंट्स होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन्हीं के कंपाउंड्स इसमें भी मौजूद होते हैं, इन्हीं से मिलकर ये बना होता है। बट दीज आर अनसेचुरेटेड, जबकि कार्बोहाइड्रेट सेचुरेटेड था, ये अनसेचुरेटेड होते हैं। और
कार्बोहाइड्रेट से दुगनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, प्राइमरी एनर्जी सोर्स कार्बोहाइड्रेट ही रहेगा, लेकिन इनके अंदर इतनी क्षमता होती है, जैसे मैंने आपको कहा कि जितना कार्बोहाइड्रेट का 2 मॉलिक्यूल मिलकर के जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, फैट्स का एक ही मॉलिक्यूल उतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। इनसॉल्युबल इन वाटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फैट्स जो होता है वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, और अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस किया जाए, इसका जलीय अपघटन किया जाए, तो इसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स निकलते हैं। दीज आर प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और फैट्स को आप कहाँ से ले सकते हैं, मतलब सोर्सेज क्या हैं इसके, तो मिल्क से, आप दूध पीते हैं, दही खाते हैं, या फिर बटर जो मक्खन होता है या दही होती है, पनीर, चीज़ खाते हैं, या फिश ऑयल या ड्राई फ्रूट्स के अंदर, तो ये जो है गुड सोर्सेज है फैट्स के। उसके बाद फंक्शन ऑफ फैट्स, फैट्स का फंक्शन क्या है, हाई एनर्जी प्रोड्यूस। एक तो जो फैट्स होता है वो हाई एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कार्बोहाइड्रेट्स मैंने कहा 2 गुना ज़्यादा। उसके बाद सॉल्युबल होता है विटामिन्स के अंदर, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई के इनमें सॉल्युबल होता है, और सेल ऑर्गेनली का भी एक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ये जो लिपिड्स होते हैं या फैट्स होते हैं, ये जो सेल ऑर्गेनली हो, इनमें कई सारी उसको स्ट्रक्चर के निर्माण में पार्टिसिपेट करता है। अगर फैट्स तुम्हारी बॉडी में ज़्यादा हो गया, अगर हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी या किसी भी बॉडी के अंदर फैट्स ज़्यादा हो जाता है, तो मोटापा बढ़ जाता है और हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ठीक है, इस तरह की शिकायत आपको मिलेगी, और आपके ब्लड के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा। तो फैट्स उतना ही खाना चाहिए जितना हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हो। उसके बाद हमने फैट्स को भी देखा है, फैट्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी होता है और ज़्यादा होने पर हमारे लिए हार्मफुल भी होता है। उसके बाद आता है प्रोटीन्स। दोस्तों प्रोटीन्स तो हमें पता ही है, सबसे ज़्यादा जो मेजर कंपोनेंट हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करने वाला वो मेनली प्रोटीन ही है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, प्रोटीन क्या होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है, क्वांटिटी, मतलब ये सारा जो प्रोटीन से रिलेटेड टॉपिक है अमाइनो एसिड से स्टार्ट किया हुआ है और पूरा खत्म किया हुआ है न्यूक्लिक एसिड तक। इसको आप देख सकते हैं, इस अलग से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो प्रोटीन क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि मसल बिल्डिंग करता है। हमारी बॉडी में जो मसल फाइबर्स होती हैं, ठीक है, या ब्लड होता है, स्किन होता है, हमारे हेयर्स होते हैं, नाखून होते हैं, ये भी प्रोटीन के ही बने रहते हैं। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्शन एलिमेंट, यानी हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चरल ढांचा जो होता है वो किसकी हेल्प से बनता है, इन्हीं की हेल्प से। और इनमें जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ही मिलकर बना होता है, बट इसमें समटाइम्स सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन या आयरन भी आपको दिखाई देगा। दीज आर पॉलीमर्स, ये जो है पॉलीमर्स है, किस चीज़ के पॉलीमर्स, इनका मोनोमर यूनिट क्या है, अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, जिसमें दोनों तरह के ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप, दोनों तरह के ग्रुप प्रेजेंट हो, उसे कहा जाता है अमाइनो एसिड्स। तो वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और लगभग 22 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होती हैं जिनसे प्रोटीन्स मिलकर बना होता है, जिसमें हमारे फूड के लिए, हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो 20 अमीनो एसिड्स ज़रूरी होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड, अब दोस्तों ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, जैसे एक अमाइनो एसिड्स मैं यहाँ पर रख दूँ तो उसमें कितने ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है अमाइनो ग्रुप, एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दूसरी तरफ एक और मैं यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल 2 लाइसिन के मॉलिक्यूल, 2 लाइसिन अमाइनो एसिड्स को मैं यहाँ पर रख दूँ आमने सामने, तो उसका जो NH2 ग्रुप है, यानी कि जो एमीन ग्रुप है, उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिएक्ट करके वाटर का एक मॉलिक्यूल निकलेगा और तुरंत वहाँ पर बन जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर जो, अगर सपोज किसी का नाइट्रोजन यानी अमाइन ग्रुप जो है वो बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है तो उसको कहा जाता है एन टर्मिनल, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप तैयार है तो उसको कहा जाता है सी टर्मिनल। तो इस तरह से एन टर्मिनल और सी टर्मिनल आपस में कनेक्ट होकर के बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, और इस तरह से प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनती जाती है। ठीक है, अल्फा हेलिक्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वांटिनरी स्ट्रक्चर, इस तरह से प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनती चली जाती है। और दोस्तों टाइप्स ऑफ प्रोटीन, अगर हम बायोलॉजी, अगर हम फूड के रेस्पेक्ट, मैंने कहा यहाँ पर जो भी मैं बात करूँगा वो फूड के रेस्पेक्ट में बात करने वाला हूँ। तो प्रोटीन्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक वेजिटेबल प्रोटीन और एक एनिमल प्रोटीन। यानी कि वो प्रोटीन जो हमें वेजिटेबल से प्राप्त होते हैं, जैसे व्हीट प्लांट, बार्ली, ग्राम यानी चने से, गेहूं से या जौ से या मटर से या ड्राई फ्रूट से जो भी प्रोटीन प्राप्त होता है उसको कहा जाता है वेजिटेबल प्रोटीन। एक होता है एनिमल प्रोटीन्स, यानी हम क्या करते हैं, मिल्क से, कर्ड से, बटर से, चीज़ से, फिश से, एग से, इन सभी से जो प्रोटीन्स हम लेते हैं वो सब क्या है, वो सब एनिमल प्रोटीन्स है। कई लोग यहाँ पर, कई लोग जो है नॉनवेज नहीं खाते हैं, कई लोग खाते हैं, तो उनके लिए ये ऊपर वेजिटेबल प्रोटीन्स ऊपर की तरफ है,
हालांकि कई लोग मिल्क पीते हैं, जबकि मिल्क भी नॉन वेज के अंदर आता है। आप खुद सोचिए कि एक गाय है, वो अपने बछड़े के लिए दूध दे रही है, आपके लिए थोड़ा ना दे रही है। आप उसके, वो भी तो उसके बॉडी का ही हिस्सा है, तो वो भी एक तरीके से नॉन वेज के अंदर ही आ जाएगा। ये बस हमारी थिंकिंग पर डिपेंड करता है, सोचने पर निर्भर करता है सब कुछ। टाइप्स ऑफ प्रोटीन हमने देखा, ये सब खत्म हो गया। उसके बाद आता है मिनरल्स। प्रोटीन मतलब यहाँ पर मैं जो एक आइडिया दे रहा हूँ, एक बेसिक आइडिया है। यहाँ पर डिटेल आपको नहीं मिल रही है कि उसकी स्ट्रक्चर प्राइमरी सभी बताऊँ। यहाँ पर एक फूड के रेस्पेक्ट में की गई कुछ बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे मैं जब प्रोटीन का डाइजेशन पढ़ाऊँगा तब आपको ये छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बताई ये पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आता है टॉपिक मिनरल्स। दोस्तों मिनरल्स जो होते हैं हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर, ये जैसे इनऑर्गेनिक कई सारे जो मिनरल्स होते हैं, सबसे पहले आप नोट करेंगे ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं। ये हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन। ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक जो रेट होता है उसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक को रेगुलेशन करते हैं। और कई सारी हमारी फिजियोलॉजी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर होने वाली जितनी भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस उसमें उसको रेगुलेट करते हैं, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर, अब ये जो कैल्शियम है ऐसे ही नहीं पड़ा रहेगा, ये जो है क्लोराइड के फॉर्म में, जैसे कैल्शियम है, हो सकता है वो कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में या सल्फेट के रूप में प्रेजेंट हो। मतलब कि ये जो एलिमेंट्स है, ये जो आयंस होते हैं, ये कार्बोनेट के फॉर्म में, जैसे सोडियम क्लोराइड के प्रेजेंट है, मैग्नीशियम सल्फेट या फॉस्फेट या क्लोराइड के फॉर्म में, इस तरह से ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। किसके फॉर्म में? क्लोराइड, कार्बोनेट, सल्फेट, आयोडाइड, इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और ये प्रोटीन को सोल्यूबल यानी घुलनशील रखते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स भी इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। उसके बाद आता है वाटर। वाटर तो हमें पता है एक मेन कंपोनेंट है, सबसे ज़्यादा आप वाटर ही पीते हैं, एक दिन में आप सबसे ज़्यादा वाटर ही पीते हैं, और वाटर बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो दोस्तों वाटर क्यों ज़रूरी हमें पता है। वाटर के अंदर जो H2O जो मॉलिक्यूल होता है, अगर आप उसको ब्रेक करें तो वो दो तरह के आयंस हमें देगा, H+O-। ये जो आप देख रहे हैं H+OH-, ये कैसे आया? देखिए जैसे ये हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर लोन पेयर होता है, ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर होता है। तो ये जो आप बॉन्ड देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है। अगर मैं इसको यहाँ से बीच में ब्रेक कर दूँ इस तरह से, तो क्या होगा, इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्यों आएगा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से क्या होता है कि अगर इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का था और एक ऑक्सीजन का था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है? ऑक्सीजन, जिसकी वजह से इस पर माइनस नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो चार्ज का मैटर है, इसी केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं। तो फाइनली H+ और O- आयन बन जाते हैं, और ये दोनों आयन्स हमारी बॉडी में होने वाली जितनी भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये सिंपल एक वीडियो था, अगर MCQs बेस पर अगर क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पेपर में पूछे जाते हैं तो बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।